ए प्लस की एसएसटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक सेकंड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अब देखिए बेटा, जो पहला क्लियर कट एक्सप्रेशन आया नेशनलिज्म का, वो आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ में। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में। अब इसके पहले फ्रांस था was under the rule of absolute monarch। absolute monarch के अंडर में था। जैसे कल मैंने बताया था कि who are absolute? Absolute is a form of monarchical government in which there is no control on the power used or exercised। वहां पर एक मिलिट्री होती है, गवर्नमेंट सेंट्रलाइज होती है और रिप्रेसिव फॉर्म होती है। आफ्टर 1789 के बाद में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में, जो पावर है, पावर ट्रांसफर हुआ फ्रेंच सिटीजन्स को, और उसके बाद में ये कहा गया कि इट वाज द पीपल हु शेप द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। यानी आफ्टर 1789 के बाद में ये कहा गया कि यह लोग हैं जो अब इस नेशन की डेस्टिनी या इस नेशन के भाग्य का निर्धारण करेंगे। अब ये सारी चीजें जो की गई नेशन की स्पिरिट, ये डेवलप की गई रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा। तो बहुत सारे स्टेप किए गए रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा नेशनलिज्म की स्पिरिट को डेवलप करने के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द वेरियस आइडियाज या वेरियस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट बाय रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी फॉर फ्रेंच पीपल। तो देखिए कि दीज आर द डिफरेंट ideas and practices that are used by revolutionaries to create a sense of nationhood. The first one, that is the idea of La Patrie and lis Scipioni was introduced। अब देखिए जिस तरह से हम इंडिया में यह बोलते हैं कि यह हमारी मातृभूमि है, यानी इंडिया इज आवर मदरलैंड, तो उस तरह से फ्रांस में क्या बोलते थे? द फादरलैंड, पितृभूमि, यानी ला पात्र, कि यह मेरी फादरलैंड है। एंड ली सिपियोनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, और मैं इसका नागरिक हूं। द आइडिया ऑफ ला पात्र एंड ली सिपियोनी वाज इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड पॉइंट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर वाज चूजन। एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया जो किस कलर का था? 3 कलर का था, ट्राई कलर का था। अब उसके बाद में आता है कि जो स्टेट जनरल थी उसको रीनेम कर दिया गया, नेशनल असेंबली का नाम उसको दे दिया गया। स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज नेशनल असेंबली। फिर उसके बाद में अब देखिए, जब कभी भी रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा इस तरह की नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया जाता है, तो कुछ न्यू हाइम्स वर कंपोज, नए नए गाने रचे गए, नई नई स्तुतियां रची गई देश के लिए। जिस तरह से वंदे मातरम इंडियन जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट हुआ उस समय बनाया गया, तो इस तरह से न्यू हाइम्स वर कंपोज। नेक्स्ट, oath taken and martyrs were remembered। शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया सारा देश के नाम पर। फिर उसके बाद में जितने भी सिटीजन्स थे, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए। फिर उसके बाद में क्या हुआ? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर abolished।
यानी जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थे, ड्यूज थे, उन सबको क्या किया गया बेटा, अबॉलिश किया गया। फिर उसके बाद देखो बेटा और क्या किया गया, जितनी भी रीजनल डायलेक्ट्स थे, यानी जितनी भी रीजनल बोलियां थी, उन सबको क्या कर दिया गया, रीजनल डायलेक्ट्स वर अबॉलिश्ड या डिस्करेज्ड, यानी जितने भी रीजनल डायलेक्ट्स थे उनको क्या कर दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया, और फ्रेंच को क्या कर दिया गया, कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया फ्रांस। तो ये सारी चीजें रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा की गई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमॉन्ग फ्रेंच सिटीजन। दोबारा से देखिए, द आइडिया ऑफ ला पात्रे एंड ली सिपियोनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, अ न्यू French flag tricolor was chosen, the State Journal was renamed as National Assembly, new hymns were composed and oath taken and martyrs were remembered, uniform laws for all citizens and internal custom duties and dues were abolished, and regional dialects were discouraged and French became a common language for France. तो ये सारी चीजें तो वेरियस मेजर प्रैक्टिसेस की गई सेंस ऑफ नेशनलिज्म के लिए रिवॉल्यूशन के द्वारा। अब देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ, जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब फ्रांस क्या करेगा, जितनी भी अदर कंट्रीज है यूरोप की, उनको डेस्पोटिज्म यानी तानाशाह शासक से मुक्ति दिलाएगा, और इन अदर वर्ड इट हेल्प यूरोप टू बिकम नेशन, और जितने भी यूरोप के अदर नेशंस हैं उनको नेशन स्टेट बनाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो अब देखिए, जैसे ही न्यूज पहुंची फ्रांस के इवेंट्स की डिफरेंट सिटीज के अंदर, तो जितने भी स्टूडेंट्स और मेंबर थे उन्होंने धीरे धीरे क्या करके जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट कर दिए। हमने पिछले 9th में पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब जिसका हेड मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर था, बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब सेटअप किए गए। तो इन क्लब की एक्टिविटीज से जो फ्रेंच आर्मी थी उसमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और मच ऑफ द इटली पर अपना कंट्रोल कर लिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे रिवॉल्यूशनरीज वॉर हुए तो फ्रेंच आर्मी ने जो ये नेशनलिज्म का आइडिया था उसको वो कहाँ ले गए, अब्रॉड ले गए। तो इस जो हमारा टॉपिक था फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, उसमें ये एक क्वेश्चन तो ये बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट आइडियाज और प्रैक्टिसेस दैट आर अडॉप्टेड बाय रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म। तो इसलिए एनी 5 पूछे जाते हैं तो कोई भी 5 आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नो डाउट नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, नो डाउट नेपोलियन had destroyed democracy in France, but in administrative field he incorporated many new principles explain
Napoleonic Civil Code of 1804. यस, अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नो डाउट नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही इनकॉर्पोरेटेड मेनी न्यू प्रिंसिपल, जिनको आज भी यूज किया जा रहा है। यानी ये क्या बोल रहा है कि यद्यपि नेपोलियन ने फ्रांस में डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया था, यानी एंड कर दिया था डेमोक्रेसी का, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में बहुत सारे प्रिंसिपल दिए। आपको एक्सप्लेन करना बताना है या आपको अब इन सब चीजों को क्या बोला जाता है जो उसने प्रिंसिपल दिए? नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804, उनको बोला जाता था नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। अब ये क्या थे प्रिंसिपल्स और नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 क्या था, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या चीज नेपोलियन ने बनाई जो इतनी फेमस हुई कि आज भी उसको यूज किया जाता है। तो देखो सबसे पहली चीज कि यूजुअली दिस वाज नोन एज नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804। दिस वाज नोन एज Napoleonic Civil Code of 1804। इसको नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जाना जाता है। सेकंड पॉइंट, it did away all the privileges based on birth. All the privileges based on birth. अब देखिए पहली चीज क्या की गई, अब आपको ध्यान होगा 9th में हमने पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी was divided into 3 parts: nobility, clergy and common people. So these nobility and clergy have some special privileges from their birth. अपने birth से उनके पास में क्या थे? स्पेशल प्रिविलेज थे। किनके पास में? इन nobility के पास में। तो they all have these privileges from their birth. और क्या स्पेशल प्रिविलेज था? कि they can collect tax from common people. तो अब इस कोड ने क्या कर दिया कि जितने भी प्रिविलेजेस थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, उन सबको क्या कर दिया? हटा दिया। और क्या कर दिया? थर्ड, एंड established equality before और क्या कर दिया कि कानून के सामने सब क्या है? इक्वल। एंड एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। एंड क्या कर दिया? सिक्योर राइट टू प्रॉपर्टी। इस कोड ने लोगों के इस राइट को सिक्योर कर दिया कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपने पास में रख सकते। फिर उसके बाद देखिए इस कोड ने क्या कर दिया? सिंप्लीफाइड
एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे उनको क्या कर दिया उसने सिंप्लीफाई कर दिया, यानी सिंपल कर दिए। और क्या कर दिया नेक्स्ट, abolished the feudal dues, abolished the feudal system and abolished the feudal system and free peasant from suffering. Abolished, next क्या किया उसने, abolished the feudal system and freed peasant from serfdom and manorial dues। अब देखिए बेटा क्या किया गया, पीजेंट को जो फेडरल सिस्टम था, यानी जो पुराना सिस्टम होता था जिसमें टैक्स दिया जाता था, उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। और क्या कर दिया गया, पीजेंट्स को भूमि के लिए जो गुलाम बनाया जाता था उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। और जितने भी मैनुअल ड्यूज थे, किसी भी तरह का कोई भी लगान बाकी था या कोई टैक्स बाकी था, वो सारा क्या कर दिया गया, माफ कर दिया गया। अब टाउन्स में क्या कर दिया, इन टाउन्स गिल्ड्स restrictions were removed। टाउन में क्या कर दिया गया, गिल्ड्स के रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया। अब टाउन्स में गिल्ड्स क्या रहता है, गिल्ड्स होते थे ऐसी पावरफुल एसोसिएशन होती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति को अपने एरिया में नहीं आने देती थी, यानी एक पावरफुल एसोसिएशन होती थी पीजेंट्स की, आर्टिसंस की या और मर्चेंट्स की या ट्रेडर्स की, जो उस एरिया में ट्रेड करते थे उसमें किसी दूसरे को नहीं आने देते थे। और क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम were improved। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, सुधारा गया। फिर उसके बाद में पीजेंट्स है, बिजनेसमैन है, आर्टिसंस है, उन्होंने नई तरह की फ्रीडम को एंजॉय किया। तो ये सारी चीजें थी नेपोलियनिक सिविल कोड ऑफ 1804 के। तो क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जाता है, कभी भी एनसीईआरटी से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको टाइप भी पूछा जाता है, लाइन दे दी है तो उस लाइन पे नो डाउट नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही इनकॉर्पोरेटेड मेनी न्यू प्रिंसिपल। आपको क्या करना है, वो एक्सप्लेन करना है या एक्सप्लेन द नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804। दोबारा से देखो, it did away all the privileges based on birth। फिर उसके बाद में establish equality before law
third point, secure the right to property. Next, Napoleon simplified administrative division. Fifth, abolish the feudal system and free peasants from serfdom and manorial dues. In town, guilds restrictions were removed and transport and communication system were improved. अब बेटा ये जो चीजें देखिए, अब शुरुआत में नेपोलियन ने जो ये इंप्रूवमेंट किया तो लोगों को लगा कि नेपोलियन ने बहुत अच्छा किया, यानी वो लिबर्टी लाने वाला है, ये सब चीजें लाने वाला है। लेकिन बेटा अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन रूल। अब हर कोई बोल रहा था कि नेपोलियन ने ये कर दिया, नेपोलियन ने वो कर दिया, लेकिन धीरे धीरे जो लोगों का ये जोश था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने बहुत से ऐसे काम करे जिससे लोग क्या हो गए, परेशान हो गए। सबसे पहले नेपोलियन ने क्या करा, फोर्स पीपल टू जॉइन आर्मी। लोगों को फोर्स किया कि वो आर्मी को ज्वाइन करें। अब सपोज सुबह रात को कोई सोया हुआ है और सुबह उसको उठाने के लिए, अरे भैया तुझे आर्मी में ज्वाइन करना है। फिर क्या कर दिया, अब नेपोलियन ने टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब उस टैक्स से लोग दब गए। नेक्स्ट क्या कर दिया, सेंसरशिप लगा दिया कि कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी नहीं प्रिंट कर सकता। तो ये तो हमारा टॉपिक हुआ ए। अब हम हमारा दूसरा टॉपिक यहां पर स्टार्ट करेंगे कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए बेटा, यूरोप में क्या, किस तरह से नेशनलिज्म का बनावट हुई। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यस, अब देखिए बात करते हैं लोग यहां पर कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म बनी। अब देखिए मिड 18th सेंचुरी में अगर हम मैप देखेंगे, जो मैप हमारे पेज नंबर 6 पर है। अब मिड 18th सेंचुरी में अगर हम यूरोप का मैप देखेंगे तो वहां पर हमको कोई भी नेशन स्टेट नहीं थे। देयर वर नो नेशन स्टेट। कब नहीं थे? मिड 18th सेंचुरी में देयर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप, जिनको हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वो बटे हुए थे। They were divided into duchies, cantons, जिनको हम आज जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। वो बटे हुए थे डचेस और कैंटन। अब इन सबके रूलर्स होते थे इंडिपेंडेंट। इन सबके रूलर्स क्या होते थे? इंडिपेंडेंट होते थे और उन सबकी खुद की एक ऑटोनॉमस टेरिटरी होती थी, यानी वो खुद उस टेरिटरी को चलाते थे। अब ये रूलर्स क्या करते थे? दे डिड नॉट शेयर कॉमन identity. They did not share common identity. वो कॉमन आइडेंटिटी शेयर नहीं करते थे और they did not share common identity.